मैं डॉक्टर विशाल द्विवेदी आज आपके सामने पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये उस श्रृंखला का प्रथम वीडियो होगा। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास को छात्र अच्छी प्रकार से समझ सकें, जिससे कि वो स्वयं का व्यक्तित्व विकास कर सकें। और शिक्षकों के लिए ये उचित होगा कि जब व्यक्तित्व को वो भली प्रकार से जान सकेंगे तो अपने छात्रों का व्यक्तित्व विकास भली प्रकार से कर सकेंगे। इस श्रृंखला में मेरा यही प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। व्यक्तित्व के संबंध में अनेक धारणाएं हैं। बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट और सौंदर्य के लिए किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि इस मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर है, आकर्षक है, प्रभावशाली है। कुछ लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व को पर्यायवाची मानते हैं और एक का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं। कुछ मनुष्य व्यक्तित्व में केवल एक या दो गुणों की उपस्थिति मानते हैं, जबकि दूसरे उसे अनेक अस्पष्ट गुणों, अनिश्चित लक्षणों और अनेक विशेषताओं का संग्रह मानते हैं। तो ये जानना आवश्यक होगा कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज पर्सनैलिटी? The word personality came from the Latin word persona that means mask. व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतर है और अंग्रेजी के शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब। यूनानी लोग नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण ये जान न सकें कि अभिनय करने वाला कौन है, दास, विदूषक, राजकुमार या राजनर्तकी। अभिनय करने वाले जिस प्रकार के पात्र का पार्ट करते थे उसी प्रकार का नकाब पहन लेते थे। जैसा कि आप देखते हैं कि रामलीला में राम का पात्र एक व्यक्ति निभा रहा है, एक रावण का पात्र निभा रहा है, एक हनुमान का पात्र निभा रहा है, लेकिन भीतर कोई दूसरा व्यक्ति है। लेकिन रामलीला के मंचन पर उसको देखते समय दर्शक उसी नकाब के आधार पर उस पात्र का सम्मान करते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं। तो यहाँ पर मुखौटा जो हमने लगा रखा है वही हमारी पर्सनैलिटी होता है। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं पर्सनैलिटी के विषय में, जिसमें कि सामान्य दृष्टिकोण की अगर हम बात करें कि जनसाधारण व्यक्तित्व के विषय में क्या सोचता है, तो जनसाधारण व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप तथा उन गुणों से लगाते हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित और प्रभावित करके विजय प्राप्त करता है। ये सामान्य दृष्टिकोण की बात है। अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात करें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है तो अलग अलग परिस्थितियों में उसका व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है। तो अगर हम उन सभी व्यवहारों का संग्रह करें और उसके बाद उनके संगठन को जब हम देखें, जिसको संगठित व्यवहार कहेंगे, उसका संपूर्ण चित्र उसका व्यक्तित्व होगा। जैसे कोई व्यक्ति शांत रहता है और विपरीत परिस्थिति आने पर क्रोधित हो जाता है, तो विपरीत परिस्थिति में क्रोध और सामान्य परिस्थिति में शांत होना, ये दो बातें हो गई। तो उस व्यक्तित्व को अगर हम परिभाषित करेंगे तो शांत व्यक्ति की संज्ञा उसको नहीं देंगे। शांत व्यक्ति वो होगा जो विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहेगा। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होगा। आपकी जो भी स्थिति होगी, अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार आप व्यवहार करते हैं, वही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें
हाउ ए फिलोसफर थिंक्स। तो व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का आदर्श है। आत्मज्ञान की बात अर्थात हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक परिचय क्या है, मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होता है तो दार्शनिक दृष्टिकोण में उसी को चरम व्यक्तित्व कहते हैं। तो जब दर्शन की हम बात करेंगे, जब दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो आत्मज्ञान की बात आएगी। और आत्मज्ञान का अर्थ है देह भाव से परे होना, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर जाना। जनसाधारण बॉडी कॉन्शियसनेस में ही जीवन व्यतीत करता है, जबकि एक दार्शनिक सोल कॉन्शियसनेस को मानता है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। अब अगर सामाजिक दृष्टिकोण में हम देखें कि व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं। हमारा कोई पद, हमारा कोई स्थान, जिन गुणों के द्वारा हमने उस स्थान को प्राप्त किया, वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। अब चूंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में व्यक्तित्व एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, और ईईटी और सीटेट आदि एग्जाम्स में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाए। और व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो छात्र कृपया ध्यान दें कि हर दृष्टिकोण को बारीकी से अध्ययन करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसका फ़ायदा उठाएं, और जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होगा उसमें भी अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो उस कॉन्सेप्ट के हर पहलू पर दृष्टि डालें, उसको ध्यान से सुनें, और कोई शंका होने पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या हुआ? अभी हम जितनी बातें कर रहे थे वो दर्शन शास्त्र की, जनसाधारण की। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कि दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा है, उसकी मैं बात करूंगा। व्यक्ति में आंतरिक या बाह्य जितनी भी विशेषताएं, योग्यताएं और विलक्षणताएं होती हैं, उन सब का समन्वित या संगठित रूप व्यक्तित्व है। यदि आप गौर करें, व्यक्ति की समस्त विशेषताएं, समस्त योग्यताएं और समस्त विलक्षणताएं, इनको जब हम समन्वित करते हैं, इनको जब हम संगठित करते हैं, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम इसी प्रकार से परिभाषित करते हैं जब उसकी समस्त विशेषताओं को संग्रहित कर लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं पर दृष्टि डालते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से व्यक्तित्व को परिभाषित किया। तो डेशील महोदय ने कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो व्यवहार व्यक्ति एक परिस्थिति में कर रहा है, दूसरी परिस्थिति में उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है। इसी प्रकार की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति किस किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है, ये इसका संपूर्ण चित्र उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करेगा। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। बिगी और हंट का कथन है कि पर्सनालिटी रिफर्स टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला व्यवहार एक पैटर्न बनता है। हर व्यक्ति का बिहेवियरल पैटर्न होता है प्रत्येक व्यक्ति का। तो ये पैटर्न इंगित करता है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिहेवियरल पैटर्न से आशय है कि कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोधित हो जाता है, छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता है, अपना आपा खो देता है।
वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति बड़ी दुर्घटना होने पर भी शांत रहता है। ये उनका बिहेवियरल पैटर्न है, उनका व्यवहार प्रतिमान है कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार से इस परिस्थिति में व्यवहार करेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति इस परिस्थिति में इस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो जो भी हमारा बिहेवियरल पैटर्न होता है, जो भी व्यवहार का प्रतिमान होता है, उसी से व्यक्तित्व को आंका जाता है, उसका आकलन किया जाता है। अगर हम जेम्स ड्रेवर की बात करें, उनका कथन है, पर्सनैलिटी इज अ टर्म यूज्ड फॉर द इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड सोशल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल as that manifests itself to other people in the give and take of social life। हमारा एक सामाजिक जीवन होता है। उस सामाजिक जीवन में हम फिजिकल, मेंटल, मॉरल, सोशल इतने प्रकार के गुण रखते हैं जो कि हर व्यक्ति के भिन्न भिन्न होते हैं और दूसरे व्यक्ति को दिखाई देते हैं, जो कि हम सामाजिक जीवन में गिव एंड टेक करते हैं। जो भी सामाजिक जीवन में आदान प्रदान करते हैं, उस आदान प्रदान के दौरान हमारा जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक जो भी हमारे गुण हैं, उन गुणों का एक रिफ्लेक्शन होता है, जिसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। सीवी गुड का कथन है, द टोटल साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिएक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल, सिंथेसिस ऑफ हिज सब्जेक्टिव, इमोशनल एंड मेंटल लाइफ, हिज बिहेवियर एंड हिज रिएक्शंस टू द एनवायरनमेंट, द यूनिक और इंडिविजुअल ट्रेट्स ऑफ ए पर्सन आर connoted to a lesser degree by personality than by the term character। लगभग मिलती जुलती बात आ रही है अगर विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर हम ध्यान दें। टोटल साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिएक्शंस, हम जीवन में क्या करते हैं, कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, स्टिमुलस हमारे सामने आता है, हम एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्राणी होते हैं, और उस स्टिमुलस के खिलाफ हम एक रिएक्शन करते हैं। तो हमारा साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक और सोशल रिएक्शन भिन्न भिन्न होता है। हमारा सब्जेक्टिव, इमोशनल और मेंटल लाइफ ये भी अलग अलग होता है। इनमें हमारा बिहेवियर और हमारा रिएक्शन जो पर्यावरण के प्रति है वो भी अलग अलग होता है, यूनिक होता है। ये हमारा इंडिविजुअल ट्रेट कहलाता है, यानी वैयक्तिक शील गुण। इसी को हम कैरेक्टर की संज्ञा भी देते हैं। तो हमारा यह मानना है कि जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, उस रिएक्शन का व्यक्तित्व के आधार पर आकलन किया जाता है कि हमारा इस प्रकार का व्यक्तित्व है तो हम ऐसा रिएक्शन करेंगे, और अगर हमारा ऐसा रिएक्शन है तो हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार का है। अर्थात हमारा जो भी रिएक्शन है उस पर हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। एनएल मन के अनुसार पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। ये बहुत सारे कीवर्ड्स आपके सामने इस परिभाषा में दिख रहे हैं। इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर, हर व्यक्ति का स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा है शारीरिक, वो भिन्न भिन्न है। मोड्स ऑफ बिहेवियर, उसका व्यवहार करने का तरीका भी अलग अलग है। इंटरेस्ट अर्थात रुचियाँ, हर व्यक्ति की रुचियाँ अलग हैं। एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण, एक व्यक्ति एक परिस्थिति में भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, दूसरा व्यक्ति अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। ये उनके एटीट्यूड या दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कैपेसिटीज, क्षमताएं सभी के अलग अलग हैं।
और एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स, जो सहज योग्यता होती है, जो कुशलता होती है, वो भी सबकी अलग अलग है। तो अगर इन सभी बातों को इंटीग्रेट करते हैं, इनको एकीकृत करते हैं, तो पर्सनालिटी को परिभाषित किया जा सकता है। ये एनएल मन महोदय के अनुसार पर्सनालिटी की परिभाषा है। जेबी वाटसन ने 1930 में व्यक्तित्व की एक परिभाषा दी। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर ए लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। किसी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं और देखते ही उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं तो हमसे भूल हो सकती है, क्योंकि व्यक्तित्व को तुरंत देखकर हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये क्या है? सम ऑफ द एक्टिविटीज। एक व्यक्ति जितने प्रकार की एक्टिविटीज करता है, क्रियाएं करता है, दैट कैन बी डिस्कवर्ड, उनको डिस्कवर करना होगा बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, निरीक्षण के द्वारा, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, ओवर ए लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, वास्तविक ऑब्जर्वेशन, वास्तविक निरीक्षण व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज का, तब रिलायबल इंफॉर्मेशन, तब विश्वसनीय सूचनाएं उस व्यक्ति के संबंध में प्राप्त होगी। एक क्षण में, एक घटना में व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो व्यवहार उसके व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करता। ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसीलिए कहा जाता है किसी व्यक्ति को आप एक क्षण में देखकर उसके विषय में कोई राय न बनाएं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है, ए लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलायबल इंफॉर्मेशन तभी दे सकेंगे जब एक लंबा समय हम उसकी छोटी छोटी हरकतों को गौर करें और उसके पश्चात उनका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करके उसके विषय में एक रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो पर्सनालिटी कहलाएगी। आरबी कैटल ने 1970 में एक परिभाषा दी। पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। पर्सनालिटी का अर्थ है कि प्रेडिक्शन, एक भविष्यवाणी किसी व्यक्ति के विषय में कि वो एक निश्चित परिस्थिति में क्या करेगा। पर्सनालिटी को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि ये व्यक्ति, जिसका ये व्यक्तित्व है, ये एक किसी दी हुई परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, इसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। जो महापुरुष हुए इतिहास में, हमने उनको देखा। राजा हरिश्चंद्र का अगर उदाहरण लें तो राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण में भी हमने देखा कि सत्य के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया। इसी प्रकार से गांधी जी की अगर बात करें तो सत्य और अहिंसा, इन दोनों को भी गांधी जी ने नहीं छोड़ा। तो ये क्या है? ये उनकी पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी उनके विषय में भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है कि हाँ, उस व्यक्ति के विषय में आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन बाई जी आलपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने उपस्थित है। 49 परिभाषाएं व्यक्तित्व की अध्ययन करने के पश्चात जी आलपोर्ट ने एक परिभाषा दी जो कि सर्वमान्य है, और वो सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पर छात्र ध्यान दें।
क्योंकि इन कीवर्ड्स के द्वारा इस परिभाषा को समझना आसान होगा। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है। मनोशारीरिक अवस्थाएं अर्थात साइकोफिजिकल सिस्टम्स, पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य अर्थात यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो ध्यान देने योग्य बात है कि व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक अवस्थाएं हैं, साइकोफिजिकल सिस्टम है हर व्यक्ति के भीतर, जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। प्रत्येक व्यक्ति का तरीका अलग है, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सामंजस्य करता है और उसके मन और शरीर की जो अवस्थाएं हैं उनका गतिशील संगठन है, क्योंकि हमारे भीतर लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों के आधार पर जो भी हमारे सीक्रेशन होते हैं विभिन्न हार्मोन्स के, तो हम पर्यावरण के साथ जब सामंजस्य स्थापित करते हैं तो जो तरीका मिस्टर ए का होगा वो तरीका मिस्टर बी का नहीं होगा, कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाएगा। तो मनोशारीरिक अवस्थाएं और उनका गतिशील या गत्यात्मक संगठन, क्योंकि शिक्षा हमें सिखाती है कि पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य। अगर हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित न कर सकें तो हमारी शिक्षा अधूरी है, व्यर्थ है। तो ये ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति का तरीका पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने का अलग अलग है, क्योंकि उसकी मनोशारीरिक अवस्थाएं अलग अलग हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग है। तो यहीं पर वैयक्तिक भिन्नता प्रकट होती है, जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो आलपोर्ट महोदय की इस परिभाषा को सर्व मान्यता मिली और इसमें लगभग सारी बातें आई। जैसा कि एक बार स्किनर ने कहा था कि पर्सनैलिटी इज कॉम्प्लेक्स, इट्स डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स आर वाइड। हर व्यक्ति में जो भी अंतर आ रहे हैं, पर्सनैलिटी बहुत जटिल है, व्यक्तित्व बहुत ही जटिल है और प्रत्येक इंडिविजुअल में जो अंतर है व्यक्तित्व का वो बहुत ही वाइड है। ये स्किनर का कथन था। तो व्यक्तित्व को बहुत आसानी से समझा नहीं जा सकता, लेकिन इन परिभाषाओं के माध्यम से निश्चित रूप से आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किस प्रकार से हम व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। हम सबका व्यक्तित्व अपने ही ढंग का होता है। कोई भी दो व्यक्ति चाहे वो समरूप हों, किसी भी समय बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हम में से प्रत्येक अपने ढंग से अपना समायोजन करता है। इस तरह हर एक का व्यक्तित्व अपने आप में एक अद्भुत और अनूठी वस्तु होता है। और व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता होती है कि उसकी आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति में आत्म चेतना जैसी वस्तु घर करने लगती है, तभी से उससे व्यक्तित्व का अस्तित्व प्रकाश में आता है। इस संदर्भ में HR भाटिया ने लिखा है कि हम कुत्ते को व्यक्तित्व से विभूषित नहीं करते और यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे में भी आत्म चेतना या वैयक्तिक परिचय का भाव उदय न होने पर व्यक्तित्व जैसी वस्तु नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारा एडजस्टमेंट वातावरण के साथ होता है, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व का विकास शुरू होता है। अब पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को जो भी आपने विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से पढ़ा, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कॉमन कौन सी बात आ रही है। तो अगर हम देखें कि एक व्यक्ति मौजूद है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितनी बातों पर निर्भर करता है, तो अगर ये एक व्यक्ति है तो इस व्यक्ति के भीतर इसका एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है जो इसको अलग करता है। इसका एप्टीट्यूड है अर्थात कौशल है, सहज योग्यता है जो इसे दूसरे से अलग करता है।
इस व्यक्ति की रुचियां हैं, इंटरेस्ट, जो कि दूसरे से भिन्न है, तो ये रुचियां एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। इस व्यक्ति का तरीका वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने का अलग है, दूसरे व्यक्ति का अलग होगा। तो ये इस व्यक्तित्व को अलग प्रकार की ऊंचाई या अलग प्रकार का नाम देता है। तो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, अगर हम इनको मिस्टर ए मान लें और मिस्टर ए के भीतर ये विभिन्न प्रकार के गुण हैं, इन गुणों में कितने प्रकार के गुण दूसरे प्रकार के गुणों से अलग हैं। और अगर हम यहाँ पर एक पर्यावरण को माने, जो कि दूर से हम उस पर्यावरण को देख रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति उस पर्यावरण के भीतर किस प्रकार का रिएक्शन करेगा, इसके जो भी गुण हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये गुण इस पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने में इसकी सहायता करेंगे। पर्यावरण भी इस व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालेगा, यानी ये बाह्य दशाएं, बहुत सारी बाह्य दशाएं इस व्यक्ति पर अटैक करेंगी, यानी ये परिस्थितियां हैं, स्टिमुलस हैं। इन स्टिमुलस में ये मिस्टर ए नाम का व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, इसके आधार पर इसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इस व्यक्तित्व को सही माना जाए या इस व्यक्तित्व को गलत माना जाए। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है और उसकी भिन्नता ही उसकी यूनिकनेस है। तो किसी को यह नहीं सोचना है कि मैं किसी से हीन हूँ, मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी विभिन्न प्रकार की गुण हैं, उनका जो संग्रह है, उन संग्रह के आधार पर हम वातावरण से प्रतिक्रिया करते हैं और उस प्रतिक्रिया के आधार पर हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है।